Hello students, I am Deepak Sharma and welcome to Deepak Law Classes. तो my dear students, आज हमारा टॉपिक होगा कंसीडरेशन. यस, consideration is also an essential element for making a valid contract. It means without consideration, no contract. This statement be explained under section 25 that if no consideration, no contract. Now, कंसीडरेशन के लिए एक लैटिन मैक्सिम यूज किया गया है जो अधिकतर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो है क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो मीन्स समथिंग इन रिटर्न. इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ दे रहा है तो वो भी उसे कुछ दे, बट इन टर्म्स ऑफ मनी. सपोज ये पेन मैंने आपको भेजा, आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर ₹10 टू यू, वुड यू लाइक टू परचेज इट. तो इस सिचुएशन में अगर ऑफरी ने यस कहा तो मैं ये पेन उसको दे रहा हूं और जिसे मैंने ऑफर किया है वो मुझे ₹10 दे रहा है. मिस्टर ए ने क्या दिया? एक पेन. मिस्टर बी को, और बी ने क्या दिया? ₹10. तो ₹10 is consideration to A and pen is consideration for B. पेन इसके लिए कंसिडरेशन है, ₹10 इसके लिए कंसिडरेशन हुआ, यानी कि पेन देके ₹10 ले रहा है, ₹10 देके पेन ले रहा है. अगर सपोज इसमें ये रुपीस नहीं होते, ए ने बी को पेन दिया, व्हाट इज दिस? इट इज अ गिफ्ट. ओके, इट मीन्स ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. The definition of consideration mentioned under 2D of Indian Contract Act. It is also an important question which comes in the competitive exams. 2D of Indian Contract Act. Section 2D में क्या कहा गया है? स्टार्टिंग होती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो है when at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, the promisee or any other person has done or abstained from doing comma or does or
abstains from doing or promises to do or promises to do or abstain from doing something such act or abstency or promise is called consideration. Consideration for the promise. देखिए बच्चों, नंबर 1 कंसिडरेशन को लिटिल मैक्सिम में क्विड प्रो क्यो, मीनिंग समथिंग इन रिटर्न। डेफिनेशन दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2D में। कंसिडरेशन का मतलब होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इस डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमा। Yes. When at the desire of the promisor. Desire means किसी की इच्छा, किसकी? प्रोमिसर की। The promisee or any other person. प्रोमिसर कुछ चाहता है, कौन कर रहा है? प्रोमिसी कर रहा है, या कोई और पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो कोई काम कर चुका है या कर नहीं चुका है। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में बात की जा रही है। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कर रहा है या कर नहीं रहा है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई काम करने के लिए उसने प्रॉमिस किया है, कोई काम नहीं करने के लिए प्रॉमिस किया है। सच एक्ट और एब्सटेन और प्रॉमिस is called consideration. देखिए एक एग्जांपल मैं आपको सामने रखता हूं। मिस्टर ए ने बी से कहा कि तुम अगर मेरे लिए एक फैन लगा दो तो मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा। बी ने फैन लगा दिया तो ए ने इसको 100 रुपीज दे दिए। ये था इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन है। नंबर 1, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हु इज प्रोमिसर? ए। द प्रोमिसी, जो काम कर रहा है, अब नेक्स्ट, ए ने बी को कहा तुम मेरे लिए फैन मत लगाओ, मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा। यानी ये क्या चीज है? ये नेगेटिव में है। और बी ने कोई फैन नहीं लगाया। इट मींस हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग,
रोका गया है, एब्सटेन, एब्सटेन, इनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, और एनी अदर पर्सन, दिस वन, एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में एनी अदर पर्सन का क्या मीनिंग है? ए ने बी को कहा कि मेरे लिए फैन लगा दो, मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा। बी ने कहा ओके, मैं फैन लगा दूंगा, आप 100 रुपीज मेरे छोटे भाई को पे कर देना। छोटा भाई कौन है? सी। बी ने फैन लगाया, बी ने अपना काम कर दिया। अब 100 रुपीज कौन देगा? ए। किसको देगा? सी को। दैट्स कॉल्ड एनी अदर पर्सन। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर ए ने सी को 100 रुपीज नहीं दिए तो सी इज entitled to file suit against A to recover the ₹100। Suppose इसे बोलते हैं stranger in consideration, और एक वर्ड होता है stranger in contract। stranger in contract cannot be sued, stranger in consideration can sue। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी को पेन दिया, अब बी ने अभी 100 रुपीज नहीं दिए, सी आ गया। क्या सी क्लेम कर सकता है बी से कि मुझे 100 रुपीज दो? नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज सी इज स्ट्रेंजर इन कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को पेन दिया और बी अगर ये कह देता है कि सी को आप 100 रुपीज दे देना, in such situation C can file suit against A for ₹100। ये सीन यहां होता है। ए बी, ए ने बी को क्या दिया? पेन दिया, और बी, ए ने बी को पेन दिया, अब बी क्या करेगा? बी 100 रुपीज देगा ए को। अगर ए ये कह देता है कि आप सी को 100 रुपीज दे दो, और बी सी को 100 रुपीज नहीं देता है, तो ऐसे केस में सी कैन फाइल सूट अगेंस्ट बी। यहां ए बी को पेन दे रहा है, बी ने अभी 100 रुपीज नहीं दिए, तो सी कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट बी। ए सी बी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता बिकॉज सी इज स्ट्रेंजर, और ये हो गया स्ट्रेंजर इन कंसीडरेशन। नाउ सेकेंड वन, कंसीडरेशन में जो आता है एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन। consideration is not, must not be adequate। इसका मतलब है कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कि पर्याप्त हो, कंसीडरेशन होना चाहिए बस। इसका मतलब यह है
ये ए है और इसके पास ये पेन है। ए इस पेन को बी को देना चाहता है और ये पेन का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। ए बी को ये पेन 2 रुपए में देना चाहता है। यस, दे सकता है। ए इस पेन को 200 रुपए में बी को देना चाहता है। यस, दे सकता है। ए इस पेन को बी को फ्री में देना चाहता है। नो, कोई कंसीडरेशन नहीं हो रही है ना। ए इस पेन को जिसकी कीमत 10 रुपए है उसकी मर्जी, वो 2 में दे, 200 में दे, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई अपना पेन 5,000 रुपए में किसी को दे रहा है, 10 रुपए का पेन है और 20 को लेने को तैयार है, तो आप इसको ये कहते हुए वॉइड मत कर देना कि 10 रुपए का पेन है 5,000 रुपए क्यों दे रहा है, या 5,000 का पेन है 10 रुपए में दे रहा है। कंसीडरेशन होना चाहिए, ये है लॉ का पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 25। सेक्शन 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 क्या कह रहा है? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन is void. Without consideration, agreement is void. Yes. जिस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है वो void है। सेक्शन 25। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, which statement is correct? Agreement without consideration is void. Agreement without consideration is void, but except some exceptions. Both. None of these. The right answer is, which statement is correct? Agreement without consideration is void, except some exceptions. Exceptions means अपवाद, कि ये जो प्रिंसिपल है ये कहां अप्लाई नहीं होता। ये बात हम जानते हैं कि कंसीडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सेक्शन 25 आल्सो एक्सप्लेन्स विदाउट कंसीडरेशन आल्सो इन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन सी नई बात आ गई? यस, आप ध्यान से देखिएगा। Number 1, agreement made in love and affection। ये पहला एक्सेप्शन है। अगर कोई एग्रीमेंट लव एंड अफेक्शन में हुआ है पार्टीज के बीच में, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वैलिड कहेंगे। कैसे? ए की सिस्टर है बी, ओके? ए बी को बहुत प्यार करता है, बी ए को बहुत प्यार करती है, दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते हैं।
ए अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी सपोज एक स्कूटर किसको दे रहा है? बी को, और बी से कुछ भी नहीं ले रहा, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा है। अब क्या ये वैलिड है? तो अगर हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बी की तरफ से कोई कंसीडरेशन नहीं आया। लेकिन ये वैलिड करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दोनों पार्टीज में नियर रिलेशन है, दोनों पार्टीज में लव एंड अफेक्शन है, और इन दोनों ने जो एग्रीमेंट किया है वो रिटन में होना चाहिए, मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। सेकंड, रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड, दोनों पार्टीज में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ये तीन सिचुएशंस अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसका मतलब यह है अगर किसी पार्टी ने पहले कभी कोई सर्विस दी थी वॉलंटरी, वॉलंटरी मीन्स स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, और कंसीडरेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, लेकिन यहां पे उसने कौन से किससे काम किया है? वॉलंटरी। अब देखिए मैं आपको ये चीज क्लियर होगी एक एग्जांपल से। सपोज यहां बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बस ये समझ लीजिए कि मैं मरने वाला हूं, और अचानक एक ठंडी हवा आती है। मैं पूछता हूं कि ये ठंडी हवा कहां से आ रही है, तो बच्चे किसी ने बताया कि मिस्टर ए आपके लिए फैन लगा के चले गए, या कूलर लगा दिया है उन्होंने, एसी लगा दिया उन्होंने, उससे ही आप बच पाए हैं। अब मिस्टर ए ने फैन लगा दिया और इस फैन को चलने से मैं बच गया। ठीक 10 दिन बाद, 20 दिन बाद मुझे ए मिलता है और मैंने ए को कहा आप वही हैं जिन्होंने फैन चलाया था उस दिन? कि हाँ भाई, अगर आपने फैन नहीं लगाया होता, वो चलाया नहीं होता, तो मैं तो मर जाता। मैं आपको 500 रुपए देने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस आई विल गिव यू 500 रुपीज। जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया, ए 2 दिन बाद मेरे घर आया और कहा लाइए 500 रुपीज। मैंने कहा किस बात के? बोले कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा फैन तो तुमने अपनी मर्जी से लगाया है, वॉलंटरी सर्विस थी, मेरे कहने पे तो लगाया नहीं था। आई एम नॉट बाउंड टू पे यू 500 रुपीज, बट इन दिस सिचुएशन I am bound to pay 500 rupees to A. Why? Because I promised to A कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस कर गया है और उसके बाद मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया है, तो ये वैलिड हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वरना मैं तो ये भी कह सकता था कि मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूं, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? नो, वो कर चुका है। अरे भाई तुम कर चुके हो तो मैंने तो तुमसे करने के लिए कहा नहीं था, तो फिर बाद में आपने प्रॉमिस क्यों किया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और आपको यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इंग्लैंड में कंसीडरेशन
प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर का होता है, पास्ट का नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में हमारे कंसिडरेशन होता है। और ये क्वेश्चन कई बार सीपीटी के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नाउ लास्ट थर्ड वन। टाइम बार्ड डेप्थ। टाइम बार्ड यानी कि एक ऐसा ऋण जिसको रिकवर करने का टाइम निकल चुका है। जब भी हम किसी को कोई पैसा उधार देते हैं तो उससे रिकवर करने का टाइम पीरियड होता है 3 साल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 2014 जनवरी, ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया 6 महीने के लिए। इट मीन्स यहां तक। जब जून कंप्लीट हो गया तो ए ने बी से वो पैसा मांगा, बी ने वो देने से आनाकानी करने लगा कि अभी नहीं है, बाद में ले लेना, बाद में ले लेना। समय निकलते निकलते 2015 गया, 2016 गया, 2017 गया और अब आ गया सितंबर 2017 सपोज। यानी 1 साल, 2, 3 साल निकल गए। अब ऐसी सिचुएशन में ए is not recover the amount from B through court। क्यों? क्योंकि 3 साल निकल गया। अब ऐसी सिचुएशन में ए का राइट तो बना हुआ है क्योंकि पैसा तो ए का ही है, लेकिन वो बी से कोर्ट के में जाकर के नहीं रिकवर कर सकता क्योंकि 3 साल का टाइम बार्ड है। अब सपोज ऐसी सिचुएशन में अगर बी ए के पास आया और बोलता है कि आप 50,000 रुपए अभी ले लीजिए, बाकी का पेमेंट मैं आपको 2-3 महीने में कर दूंगा। ऐसी सिचुएशन में ए अगर बी से ये लिखवा लेता है, इट मींस नंबर 1 रिटन कि ये बात तुम मुझे लिख करके दे दो। नंबर 2 सिग्नेचर, और उसके सिग्नेचर करवा लो। तो ऐसे केस में जो 3 साल का टाइम पीरियड है वो वापस बढ़ जाएगा और ए बी अगर इसने 2-3 महीने में पैसा नहीं दिया तो ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करेगा और केस फाइल करेगा। ए बी में कोर्ट में जाके क्या कहेगा कि मैंने इसे 1 लाख रुपए दिया था, 50,000 तो ये दे चुका है, बाकी के पैसे दे नहीं रहा है। बी क्या बोलेगा कि वो तो टाइम निकल चुका 3 साल का, आई एम नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट। मैं इसे 50,000 दे दूं तो ये बदले में मुझे क्या देगा। तो कुल मिलाकर के बात ये निकल के आती है कि टाइम बार्ड डेप्थ अगर आपने रिटन में लिखवा रखा है, सिग्नेचर करवा लिए हैं, तो ऐसे केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड बी इज बाउंड टू पे द रेस्ट अमाउंट इन स्पाइट ऑफ सच अमाउंट बी टाइम बार्ड। बट आपने उसे रिटर्न में करवा लिया है, सिग्नेचर करवा लिए हैं, इसलिए बी को अब बाकी का पेमेंट ए को देना होगा। टाइम बार्ड डेप्ट, इसका मतलब ये भी आता है कि हर चीज का एक लिमिटेशन होता है और उसके लिए आपको एक लिमिटेशन, एक एक्ट है, वो पढ़ना होगा जिसे हम अपने आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज इस टॉपिक को करने के बाद कंसीडरेशन तो हमारा यही कंप्लीट होता है।
Now, next topic, capacity to contract. We all know that the parties to make a contract must be competent. कंपिटेंट होने चाहिए। अब यहां ये वर्ड समझना है, कंपिटेंट मीन्स नंबर 1 नॉट माइनर, नंबर 2 नॉट अनसाउंड माइंड, नंबर 3 नॉट disqualified by any law, माइनर नहीं होना चाहिए। हु इज माइनर? माइनर कौन? तो माइनर के लिए बताया गया है सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इसमें सेक्शन 3 कहता है अ पर्सन हु नॉट कंप्लीट हिज 18 ईयर्स, जिसने अपने 18 साल पूरे न किए हो उसे माइनर कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेकंड, नॉट अनसाउंड माइंड, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो पार्टीज हैं, द पार्टीज मस्ट बी साउंड माइंड, साउंड माइंड की होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए वो क्या एक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अलाइन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये इन्हें लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, इसलिए ये चीज आती है यहां। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो कैसा होगा? माइनर एग्रीमेंट इज void ab initio, void ab initio, void ab initio means void from the beginning, void from the beginning। शुरू से ही void है, कॉन्ट्रैक्ट की तो बात छोड़िए, एग्रीमेंट ही void है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ये प्रिंसिपल कौन से केस में ले आउट हुआ था? ये प्रिंसिपल हुआ था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। इस केस में ये प्रिंसिपल ले आउट हुआ था कि माइनर्स एग्रीमेंट विल बी void ab initio, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। इस केस के बारे में आपको पता है? नहीं पता, ध्यान से सुनिएगा। धर्मोदास माइनर था, धर्मोदास को कुछ पैसों की जरूरत थी। देखिए ये है धर्मोदास माइनर, इसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ये चला गया फाइनेंसर के पास, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त के पास चला गया। ब्रह्मदत्त
ब्रह्मदत्त ने किसी काम से कैलकाटा चला गया और इसके एक अटॉर्नी था ब्रह्मदत्त इस अटॉर्नी को कह गया कि तुम इसे पैसा दे देना और जो भी कोई पेपर वेपर है वो रख लेना। इन दोनों के बीच में बात होती है। इसने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए। जब इसने धर्मोदास ने यहां भरा तो इसमें भरने के लिए एक कॉलम आया एज का और इसने भरा कि मैं तो 15 साल का हूं। ये बात अटॉर्नी ने देखा कि यार तुम तो माइनर हो, एक काम करो तुम यहाँ पे एक एफिडेविट दे दो कि तुम मेजर हो और यहाँ पे आप अपनी एज बड़ी वाली लिख दो। लिख दिया, प्रॉपर्टी के कागज दे दिए इसको अपनी जमीन के। काफी टाइम से जब पैसा इसको पूरा नहीं मिला, इसने जब पैसा नहीं लौटाया तो ब्रह्मदत्त इसको लेकर के अटॉर्नी को लेकर के चले गए कि भाई तुमने पैसा लिया था वो पैसा चुका दीजिए, नहीं तो हम तो ये इसको मॉर्गेज जो कर रखी है इसे हम रिकवर करेंगे। धर्मोदास माइनर था। धर्मोदास की मदर ने ऑब्जेक्शन किया, मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में गया था धर्मोदास। और इस केस का नाम क्या हुआ? धर्मोदास वर्सेस ब्रह्मदत्त। लेकिन धर्मोदास तो माइनर था, कोर्ट में कैसे सूट फाइल करता? इसलिए यहां पे इनकी मदर थी। तो जो माइनर की तरफ से रिप्रेजेंट करके वो केस को फाइल करता है उसे कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। धर्मोदास वर्सेस ब्रह्मदत्त ये केस था और इसमें ब्रह्मदत्त ये प्रूव करने से फेल हो गया कि ये माइनर नहीं मेजर है। दरअसल धर्मोदास माइनर था, वो प्रूव नहीं कर पाया और कोर्ट ने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो केस किसके फेवर में हो गया? धर्मोदास के फेवर में। ब्रह्मदत्त यही चुपचाप नहीं बैठा। ब्रह्मदत्त ने ठान ली थी कि मुझे इसकी अपील करनी है और ब्रह्मदत्त ने अपील करी। अपील करी तो इस केस का टाइटल क्या हो गया? ब्रह्मदत्त वर्सेस धर्मोदास। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि केस का नाम तो मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास होता है। जब इसने अपील करी प्रीवी काउंसिल में तो ड्यूरिंग द अपील यानी अपील डिसाइड होने से पहले ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई और इसकी जगह इसकी वाइफ मोहरी बीवी आ जाती है। इसलिए इस केस का नाम मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास होता है। मोहरी बीवी वाइफ थी ब्रह्मदत्त की। और लास्ट में कंक्लूजन निकल के आता है, कोर्ट ने कहा कि माइनर इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू यू बिकॉज you well known at the time of the making of the contract that Dharmodas was minor. तब से ये प्रिंसिपल याद हुआ कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है और उसका नाम है फ्री कंसेंट। इसमें एक मैक्सिम है, कॉन्सेस एड इडम। इट मीन्स meeting of minds. It means same thing in same sense. I have 2 pens.
और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपना एक पेन आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप लेंगे 10 रुपए में? आप कहते हैं यस, मैंने कहा लो। अब आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये पेन नहीं, ये वाला पेन चाहिए। मैंने कहा मैं तो ये पेन बेचना चाहता हूं। नहीं, मैंने समझा कि आप ये पेन बेचना चाहते हैं। ओ, इट मीन्स दोनों पार्टीज नॉट मीटिंग ऑफ माइंड्स। इट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट, पार्टीज की जो कंसेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो फ्री होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट बी फ्री कंसेंट, हैव फ्री कंसेंट। यानी पार्टी की कंसेंट फ्री कब कहलाएगी? व्हेन द कंसेंट ऑफ द वन ऑफ द पार्टीज नॉट कॉज्ड बाय नंबर 1 coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake। अगर आपकी कंसेंट इन किसी से भी प्रभावित नहीं है तो माना जाएगा कि पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट है। कोर्जन, सेक्शन 15, 16, 17। चलिए, कोर्जन का मतलब होता है ए है, ये बी है, ए और बी जो है वो इस कार का ऑनर है। ए बी के पास आया और बोला मुझे ये कार तुम 500 रुपए में बेच दो। बी ने मना कर दिया, यानी कि बी की कोई कंसेंट नहीं है। ए ने बी को कहा अगर तुमने ये कार मुझे नहीं बेची तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इट मीन्स धमकी दे रहा है ए बी को। तो किसी को कोई धमकी देके, थ्रेटिंग करके अगर वो साइन करवाता है किसी डॉक्यूमेंट पे, दैट इज कोर्जन। इट मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशन हो इन दोनों के बीच में। इट इज नॉट कंपल्सरी। सेकेंड वन, कौन सा प्रेशर यूज हो रहा है? फिजिकल प्रेशर। ये दोनों चीजें प्रेजेंट हो रही है और बी ने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट पे, यस आई एम रेडी टू सेल माई कार फॉर ₹500 टू यू। बट in this agreement B's consent is not free. B's consent is caused under coercion. So whether it is a valid contract? No, it called voidable contract. What do you mean by voidable contract? Defined under section 2I. When one of the contracting parties' consent is not free, it is called voidable contract. वैसे 2I में डेफिनेशन दी हुई है, किसी एक या एक से अधिक पार्टीज की ऑप्शन पर, की इच्छा पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। अगर बी कोर्ट में नहीं जाता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर बी कोर्ट में जाकर के ये प्रूव कर देता है कि मैं अपनी कार 500 रुपए में नहीं बेचना चाहता था, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसकी इच्छा पर है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है
इसलिए इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सॉरी, एक चीज और, इंग्लैंड में कोर्जन को ड्यूरेस कहते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, फिड्यूशियरी रिलेशन। जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस की अगर हम बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट। अब एग्जांपल लेते हैं, ए सपोज ए टीचर है और बी स्टूडेंट। ये टीचर है, ये स्टूडेंट। ए ने बी को कहा कि तुम अपनी ये कार 500 रुपए में मुझे सेल कर दो। बी ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और सेल कर दिया। बी देना नहीं चाहता था क्योंकि ए टीचर था, टीचर स्टूडेंट के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। कहीं ना कहीं बी को लग रहा होगा कि अगर मैं कार नहीं दूंगा तो मुझे नंबर शायद अच्छे ना मिलेंगे या मुझे फेल कर दिया जाएगा, जो भी एनीथिंग। लेकिन टीचर ने ये वाली बात नहीं कही थी कि तुम मुझे कार नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, उसने कहा नहीं था। इनके बीच में ऐसा रिलेशन है, वन पार्टी डोमिनेट्स टू अनदर। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। बी की जो कंसेंट है वो किससे कॉज्ड है? अनड्यू इन्फ्लुएंस से। इसके अंदर एक बात क्या आई कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दोनों पार्टीज में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। फ्रॉड, फ्रॉड में टू डिसीव द पार्टी, डिसीव मतलब धोखा। ए बी के साथ अगर कोई धोखा देने की नीयत से कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये कार है, अब बी ए के पास कार खरीदने आया। ए ने कहा ये रही कार, न्यू ब्रांड, कितने में है? 20,000। बी वो कार लेके चला गया। बाद में जब पता चला कि इस कार में तो स्कूटर का इंजन लगा हुआ है, दैट इज फ्रॉड। और बी कोर्ट में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है। क्लियर? अब इस फ्रॉड में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि वेदर साइलेंस बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। क्या साइलेंस रहना भी फ्रॉड कहलाता है? तो इसका आंसर है नो, चुप रहना फ्रॉड नहीं है। लेकिन दो सिचुएशंस में, दो सर्कमस्टांसेस में चुप रहना फ्रॉड कहलाता है। नंबर 1, when it is duty to speak, जब बोलना तुम्हारा, सब कुछ बताना तुम्हारा कर्तव्य हो। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई आपका इंश्योरेंस करने आ रहा है और आप उसे बता नहीं रहे सारी बातें कि इसने मुझसे पूछा ही नहीं, जबकि आपकी कल ही बाईपास सर्जरी हुई है और आप बता नहीं रहे, आपको ऑपरेशन हुआ है अभी या ऑपरेशन होने वाला है, दैट इज फ्रॉड। आपको सारी बातें पूरी पूरी बतानी होगी। सेकेंड वन, when silence be treated as speech, जब चुप रहना बोलने के समान हो। एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा ये घोड़ा तंदुरुस्त है, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे
तो मैं ये मानूंगा कि ये हॉर्स एकदम साउंड है, और बी कुछ नहीं बोला और वो ले गया। बाद में पता चला कि हॉर्स तो पागल है। तो ऐसे केस में उसका चुप रहना फ्रॉड के इक्विवेलेंट है। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है फ्रॉड में तो है टू डिसीव द पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है, उसको धोखा देने के लिए। मिसरिप्रेजेंटेशन में डिसीव नहीं होता। डेफिनेटली एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सपोज ये शॉप है, यहां पे रखे हुए हैं रेडियो, कैसे वाले, खराब, और ये है न्यू, ये है ओल्ड। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए इस दुकान से थोड़ी देर के लिए खाना खाने चले जाते हैं और अपने बच्चे को बैठा देते हैं। बी। अब इतने में सी इस दुकान में आता है और आके कहता है कि मुझे एक नया रेडियो दे दो। बी ने इस वाले को उठाया और इसे दे दिया। बाद में सी आता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, मैंने नया रेडियो मांगा था, आपने पुराना दे दिया। बाद में एक चीज क्लियर होती है कि बी इस बात को नहीं जानता था कि नया कौन सा है, पुराना कौन सा है। बी इस बात को नहीं जानता था। तो ऐसी सिचुएशन में ए इसे नया दे देगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड में नहीं आएगा, क्योंकि बी भी इस बात को नहीं जानता था। यानी कि अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मुझे ये टीवी दे दीजिए और आपने कहा ओके ये टीवी 50,000 का है और मैंने आपको पेमेंट कर दिया, या फिर हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। जब गोडाउन में जाके देखा तो टीवी को चूहे खा चुके थे, टीवी खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये बात ना तो सेलर जानता था ना मैं जानता था। तो इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक वाली बात आती है। मिस्टेक, यस, मिस्टेक दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में हमें मिस्टेक हो रही है। जैसे वही वाली बात कि आपको जो टीवी चाहिए और मैं सोच रहा हूं कि आपको दूसरा चाहिए। इट मीन्स आप चाहते हैं ए, ये वाला टीवी, और मेरे को लग रहा है कि आप चाह रहे हैं बी। इट मीन्स दोनों पार्टीज किसमें है, मिस्टेक में। मिस्टेक ऑफ लॉ, यस, मिस्टेक ऑफ लॉ डिवाइड अगेन इन टू पार्ट्स। मिस्टेक ऑफ लॉ, दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं। नंबर 1 फॉरेन लॉ एंड इंडियन लॉ। देखिए फॉरेन लॉ की मिस्टेक, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के कंट्री के लॉ को जाने। लेकिन जब इंडियन लॉ की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और एक पार्टी लायबल होगी डैमेजेस के लिए। इसे कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ
इज नॉट एक्सक्यूजेबल, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, वो है इंडियन लॉ के लिए। लेकिन फॉरेन लॉ की बात आती है तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जिस तरह से मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, इसी तरह से मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो दोस्तों आज हमने आखिर लास्ट में हम एक बार नटशल में करेंगे, हमने आज पढ़ा क्या, हमने पढ़ा आज कंसीडरेशन, सेकंड वन इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट। डेफिनेटली हमेशा की तरह आज भी आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो आप इसे अपने पास तक ना रखें, शेयर करें, लाइक करें और सबको बताएं। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए वचनबद्ध हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल दीपक लॉ क्लासेस।